खैर सोच लेना। चलिए जी, आज चूँकि फ्राइडे है और टाइम तो मेक श्योर था हमारा 1:45 ही है, बट आई गेस अगले वीक से हमें इस टाइम को 15 मिनट के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा जस्ट फ्राइडे के लिए। और सैटरडे तो हमारा ऑन ही है, ये तो आपको पहले बता दिया था। कल सैटरडे भी क्लास है सेम टाइम के ऊपर। कल जो हम सारा कुछ डिस्कस किया था चीज़ों को, उसमें कोई सवाल है किसी का? कल हमने सप्लाई को डिस्कस किया था, सप्लाई क्या होती है, टाइप्स ऑफ सप्लाई देखी थी हमने, और सारे के सिनेरियोस, ये गुड्स के डेफिनेशन, ये सारा कुछ जो है हमने कल डिस्कस आउट कर लिया था। और हमने देखा था कि यार ये सप्लाई है, अगर सप्लाई होगी फिर हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। ये कल सारी हमने डिस्कशन जो है वो की थी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अब हमने टैक्स लगाना है, और जो टॉपिक हमारा आएगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको आपने लेके चलना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कल जब हमने लेक्चर एंड किया था, हमने 2 क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर एंड किया था कि किस कीमत के ऊपर टैक्स लगाना है और किस टाइम के ऊपर टैक्स लगाना है। ये 2 क्वेश्चन थे जिस पे हमने कल का लेक्चर एंड किया था। नाउ इन्हीं को लेके चलते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का। इसमें से 110% क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट तो इसमें से आएंगी, इसमें से इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं सिनेरियो बेस्ड, जो हम लेके चलेंगे। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। कीमत, बिकॉज हमें पता है सेल्स टैक्स चार्ज होना है किसी वैल्यू के ऊपर, किसी कीमत के ऊपर। वो वैल्यू कैसे डिटर्मिन करेंगे वो हमने यहाँ पे देखना है, बिकॉज अगर वैल्यू सही डिटर्मिन ना हो तो टैक्स कभी भी सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि भाई आपकी क्या कीमत होगी जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना है। फॉर एग्जांपल, कोई मिस्टर ए है, और मिस्टर ए जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, प्रोडक्ट जो है वो अपना बेचता है, और वो कहता है जी मैं मार्केट में जब इसको बेचूंगा तो इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी, 1500। वो क्या कीमत तय करता है, 1500। हम इसके पास जाते हैं, हम इसको 1500 देते हैं, वो कहते हैं भाई रुको ज़रा, 1500 तो ये है जो आप मुझे कीमत पे कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्राइस के ऊपर क्या लगाएंगे, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे 18% के हिसाब से। कितना बनेगा बताएं ज़रा, 1500 का 18% लें, कितना जवाब आएगा? तो कितना टैक्स लिया जाएगा, 270। अब ये 270 किस कीमत के ऊपर कैलकुलेट किया गया है? ये 270 किस पे कैलकुलेट किया गया है? ये जो 1500 है ये हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अमाउंट है या वो रकम है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है, कह सकते हैं। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ये वो अमाउंट है, ये वो रकम है जिसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये वो कंसिडरेशन है, ये वो कंसिडरेशन है, या आप कह सकते हैं ये वो अमाउंट है, या आप ये कह सकते हैं ये सम ऑफ मनी, रकम है जो किसको रिसीव होगी, जो सेलर है जो बेच रहा है उसको रिसीव होगी। और इसके अंदर हर तरह के ड्यूटीज़, हर तरह की कमीशन, हर तरह के चार्जेस, सब कुछ शामिल है एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। मतलब इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, उसके अलावा हर तरह की कमीशन, ड्यूटी, सब कुछ इसमें शामिल है। या इन अदर वर्ड ये वो कीमत है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होते हैं। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आए तो ये डेफिनेशन है वैल्यू सप्लाई की कि क्या होती है। हम सिर्फ यहाँ बात करें टैक्सेबल की, बिकॉज इनके ऊपर हमने टैक्स लगाना है, एग्जाम के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, वो है नहीं। तो ये क्या है, इट इज़ द कंसिडरेशन इन मनी, जो हमें पैसे मिलेंगे। इसमें जैसे 1500 रुपया, इसमें सारा कुछ क्या है, शामिल है, तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़, तमाम कमीशन, सब कुछ शामिल है जो सेलर रिसीव कर रहा है। बस इस पे एक चीज़ शामिल नहीं होती, वो क्या है, सेल्स टैक्स। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है कैलकुलेट किया जा रहा होगा, बिकॉज जिससे मुझे सामान बेचा है सेल्स टैक्स का 270 उससे मेरे से लिया है, वो अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करेगा और क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये 270 रुपीज़ सेलर के नहीं है, लेकिन जो ये 1500 रुपया है ये किसका है, बेचने वाले का है। तो ये 1500 क्या कहलाएगा, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रहा होगा। अब पूछिए है, एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स का मतलब है कि इस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। ये 1500 में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, जो सेल्स टैक्स के अलावा होगी वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एक वैल्यू है आपके पास 2700 और वो गिवन करता है ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। वो क्या कहता है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, और कहता है मुझे बताएं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो 2700 वैल्यू सप्लाई नहीं है, इसमें सेल्स टैक्स क्या है, शामिल है। हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। कल हमने देखा कैसे सेपरेट करते हैं, 2700 डिवाइड करेंगे आप इसको 118 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 से, तो आपके पास आ जाएगी सेल्स टैक्स के अलावा कितनी अमाउंट बनती है। जरा बताएं कितनी आती है, डबल टू, ये क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या बन रही होगी, 2700 बन रही होगी। निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू सप्लाई होती है क्या, जिसके ऊपर टैक्स शामिल नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। तो अगर इंक्लूसिव है तो हम निकालेंगे एक्सक्लूसिव कितनी है, बाद में हम इसको लेके चल रहे होते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अब इसके ऊपर हमने रूल्स देखते हैं। डेफिनेशन यही है, इस डेफिनेशन में एक चीज़ याद रख ले कि ये क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन मनी, पैसे मिल रहे हैं, इसमें हर तरह की कमीशन, ड्यूटीज, टैक्सेस सब कुछ शामिल है जो है। ये 1500 रुपया सेलर का है, ये किसका है, बेचने वाले का है। लेकिन जो ये 270 है ये बेचने वाले के नहीं है, वो मेरे से लेगा, अपना इनपुट एडजस्ट करेगा, बाकी किसे पे कर देगा, गवर्नमेंट को। तो ये जो 1500 रुपया है ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रहा होगा। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसको डिटर्मिन करने के मुख्तलिफ रूल्स हैं। ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ये क्रैमिंग नहीं है, ये सारी समझनी है। एक एक लाइन के ऊपर एक एक सिनेरियो जो भी हम यहाँ पे पास पेपर करेंगे भी इस एरिया में से। देखिए जी, सबसे पहले है नॉर्मल रूल वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटर्मिन करने का। देखिए कुछ गुड्स जो हैं लोग इंपोर्ट करके भी बेच रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं लोकल भी बेच रहे होते हैं। जिन्हें लोकल तो समझ आती है कि ये मार्कर है, मार्कर बनाया, समझ आती है कि ये मार्कर 20 रुपये का बना। लोग क्या करते हैं, लोग गुड्स को इंपोर्ट भी करते हैं फिर बेच रहे होते हैं। अब इंपोर्ट पे अगर वो सही वैल्यू ना बताएं तो क्या होगा, टैक्स कम पे करेंगे। बिकॉज हमने कल पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, जब सप्लाई चेन बनती है, जब इंपोर्टर गुड्स इंपोर्ट करता है तो जैसे ही वो गुड्स इंपोर्ट करेगा उसको उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा था। अगर वो वैल्यू ठीक डिटर्मिन ना बताए तो गवर्नमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा। तो नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल है कि हम हमेशा लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, कि हम कितने की चीज़ बेच रहे हैं, या हम लेते हैं कि एफबीआर ने इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू डिटर्मिन की है, बिकॉज वो भी कीमत डिटर्मिन कर देते हैं। रूल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और एफबीआर वैल्यू, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफबीआर ने चीनी की कीमत तय की हुई है, उससे सस्ता बेचोगे एफबीआर नहीं मानेगा,
तो रूल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट ए जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, आप उसको बेच रहे हैं 1500 रुपये का, और FBR ने उसकी कीमत डिटर्मिन की हुई है 1800। आप कितने का बेच रहे हैं, 1500 रुपये का। आप 1500 रुपये के ऊपर टैक्स लगाएंगे 18% के हिसाब से, कितना आएगा, 270। आप कहेंगे सर मैं तो कितने का बेच रहा हूँ, 1500 का, ये टैक्स कितना बनता है, 270 ले लें। कहेगा वजह, कहेगा मैंने इस प्रोडक्ट की कीमत क्या डिटर्मिन की है, 1800 रुपया। 1800 रुपये के ऊपर 18% लगा, टैक्स कितना आता है, वो कहेगा मुझे 324 ही चाहिए, जो मैंने कीमत डिटर्मिन कर दी है, तुम उससे कम बेच नहीं सकते। अगर तुमने कम बेच दी है तो कितना टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, 54 का। कहेगा ये मुझे जमा करो अपनी जेब से। उसको क्या चाहिए, हर हालत में 324 रुपये ही चाहिए, आप उससे कम बेच नहीं सकते। व्हाट इफ कोई प्रोडक्ट है जिसकी FBR कीमत आप बेच रहे हैं 2000 रुपये का, और FBR की वैल्यू जो है वो 1000 रुपये है। अब 2000 पे रेट लगाएंगे, टैक्स कितना आएगा, 360। 1000 पे लगाएंगे कितना आएगा, 180। कहते ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, आप महंगी बेच रहे हैं, टैक्स ज़्यादा है, मुझे क्या कर दो, यही पे कर दो। तो रूल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। या इन अदर वर्ड्स, आप FBR की तयशुदा कीमत से कम के ऊपर बेच ही नहीं सकते। अगर आप बेच भी देंगे वो नहीं मानेगा, उसने टैक्स लेके रहने। तो ये रूल है, ये आपने रूल याद रखना है। रूल क्या है, एक्चुअल और FBR वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेल कर रहे होंगे। डन। जितनी भी गुड्स इंपोर्ट होती हैं, हमारे कस्टम कोड्स हैं, कस्टम एक्ट के मुताबिक वैल्यू डिटर्मिन है कि तुम इससे सस्ती नहीं बेच सकते। अगर बेचोगे वो आपका सरदर्द है, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, FBR डिस्काउंट नहीं मानेगा, वो आपसे अपनी तयशुदा कीमत के मुताबिक ही क्या करेगा, टैक्स ले रहा होगा। क्लियर है। अब सवाल ये है कि इन्होंने तो रूल बता दिया है एक्चुअल वैल्यू और FBR वैल्यू, ठीक है, हायर के ऊपर। मतलब अगर FBR ने 1800 की कह दी है, मैं 1500 की बेच रहा हूँ, वो मानते नहीं है इस चीज़ को। यही है ना, यही साबित हो रहा है। तो अगर इसी से आगे बात चलाएं, क्या हम डिस्काउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं? आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है, क्या हम डिस्काउंट के ऊपर सेल कर सकते हैं? आप हमें रूल लिखा हुआ है, क्या डिस्काउंट पे सेल्स कर सकते हैं? देखिए, चीज़ 1800 की थी, आपने कितने की बेची, टैक्स कितना लिया, उन्होंने कहा भाई ये तो 324 बनता है, वो आए मेरे पास 54 रुपीज़ लेके चले गए मजीद। तो क्या इस रूल को देखते हुए डिस्काउंट के ऊपर सेल्स हो सकती है? डिस्काउंट का मतलब क्या है, कीमत ये थी, इतने का बेचा, उसने इसी को मान लिया, तो क्या डिस्काउंट पे सेल्स हो सकती हैं? द आंसर इज यस। डिस्काउंट के ऊपर जो है वो सेल्स हो सकती हैं। मतलब आप डिस्काउंट पे सेल्स करेंगे, आपको टैक्स में डिस्काउंट अलाउ होगा, और ये डिस्काउंट की एडजस्टमेंट के बगैर न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। हार्डली 3 या 4 न्यूमेरिकल हैं पिछली 30 अटैम्प्टों के जिसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट नहीं आई। हर न्यूमेरिकल में डिस्काउंट की एडजस्टमेंट होती है, जिसके 2 या 3 नंबर होते हैं। तो इसका मतलब अच्छा, डिस्काउंट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का। तो डिस्काउंट पे सेल्स अलाउ हो सकती हैं, लेकिन 2 कंडीशंस हैं फुलफिल होनी चाहिए इकट्ठी। कंडीशन नंबर 1, डिस्काउंट शुड बी मेंशन्ड ऑन इनवॉइस। जो आपकी रसीद है, उस रसीद के ऊपर डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रसीद के ऊपर डिस्काउंट जो है वो मेंशन होना चाहिए। कोई इनवॉइस है पास, किसी की इनवॉइस है पास, देखें ज़रा, उस पर कोई डिस्काउंट मेंशन है, अगर मिला है तो देखें ज़रा, ऊपर पड़ी होगी। हाँ, सेकंड कंडीशन है कि ये जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट जो है ये जो आप दे रहे हैं, ये डिस्काउंट आपका बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट है नहीं है, कोई डिस्काउंटेड सेल है,
तो मैं पढ़े मैं दिखाऊंगा आपको कल। दो कंडीशन, नंबर वन कंडीशन क्या है, डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। मतलब अगर आपकी ये इनवॉइस बनी है, फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा कि भाईजान ये आपकी जो है वैल्यू आई है, उससे लिख दिया ये वैल्यू है, फिर लिखेगा कि हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%, डिस्काउंट की कीमत यहाँ मेंशन होगी, कितना बनता है 100 रुपया, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 900, फिर इस 900 के ऊपर क्या लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि ये डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। अगर इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, अब आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं मिलना। अगर इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, अब डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं मिलना। सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्काउंट किसके मुताबिक होना चाहिए, बिजनेस कन्फॉर्मिटी के। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस कन्फॉर्मिटी का मतलब है कि आप हर एक आदमी को एक ही जैसा डिस्काउंट दे रहे हो। अगर आपने कह दिया है कि हमारी पॉलिसी है हम 10% डिस्काउंट देते हैं, मैं जाऊंगा मुझे भी कितना डिस्काउंट मिलेगा 10, इसको भी कितना मिलेगा 10, उससे भी कितना मिलेगा 10, तो डिस्काउंट सबके लिए हो और कितना हो एक जैसा। डिस्काउंट क्या होना चाहिए, डिस्काउंट सबके लिए होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। फिर आपको जो डिस्काउंटेड सेल की है, अगर 900 की सेल की है ये 900 ही मानेंगे, इसके ऊपर जितना टैक्स आएगा ये उसे क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल ना हुई, डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। मतलब डिस्काउंट आपने इनवॉइस पे लिखा हुआ है, आपने सबको डिस्काउंट किया 10% दूंगा, इसको डिस्काउंट मिल गया 15%, ये वजह मामा लगता है क्यों दिया डिस्काउंट, जब आपका डिस्काउंट ही 10% है, इससे 15% डिस्काउंट क्यों दिया है, कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। वो क्या करेंगे, वो उस 5% को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। या डिस्काउंट सबको 10% दे रहे हैं, सबकी इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट लिखा, इसकी इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं लिखा, वो फिर क्या कर देंगे, उसको वो डिसअलाउ कर देंगे। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। क्या कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड कीमत लिखी होनी चाहिए। सेकंड, डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए कि अगर 10% है तो सबके लिए 10% है। अगर आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं जी, इसको 10 दे दिया, उसको 15, उसको 12, इसको 2, कहेगा वो क्या ड्रामे कर रहे हैं, तुम्हारी कोई पॉलिसी नहीं है, लोटे इंसान, वो क्या करेंगे, आपको डिस्काउंट देंगे नहीं। तो डिस्काउंट पे अगर सेल्स करनी है तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए, एक जैसा और सबके लिए, और डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ये दो लाइनें 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये 2 लाइनें अपनी वर्डिंग में लिखनी है। वो जो बोर्ड पे लिखा है कम से कम अगर इतना ही लिखा होगे तो आपको 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो डिस्काउंट के ऊपर सेल्स करने की क्या कंडीशन है, नंबर 1 मेंशन ऑन इनवॉइस, नंबर 2 बिजनेस कन्फॉर्मिटी के मुताबिक, रसीद के ऊपर डिस्काउंट लिखा हो और बिजनेस के नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक हो, सबके लिए हो, एक जैसा हो और इनवॉइस के ऊपर लिखा हो, फिर क्या होगा, आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है। फिर ये एक एक्सेप्शन है जो साथ लिखी हुई है कि इन केसेस में डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। एक है थर्ड स्केड्यूल आइटम्स जो हम मंडे को डिस्कस करेंगे, क्या होती हैं रिटेल आइटम्स। ये वो आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर कीमत प्रिंट होती है। जैसे उस दिन आपने बिस्किट्स खाए थे जिसका मैंने अभी कल बिल पे किया, बड़ा महंगा था, उसके ऊपर ना कीमत प्रिंटेड थी, टैक्स प्रिंट था 4 रुपये समथिंग पैसे। आप जाके बोतल वगैरह पीते हैं, कीमत प्रिंट होती है, लेबल लगा होता है। जैसे यहाँ पे टिश्यू का बॉक्स पड़ा है, कीमत प्रिंटेड है। ये वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर कीमत प्रिंटेड है, इसे कहते हैं रिटेल आइटम्स। इसका जो है वो 4 रुपये समथिंग का टैक्स वो गवर्नमेंट को पूरा मिलता है, उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। तो जो ये थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, रिटेल आइटम्स क्या होती हैं, मंडे को डिस्कस कर रहे होंगे, इनके ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, इसके ऊपर डिस्काउंट आप दे सकता ही नहीं है। क्यों, आपको मंडे को चल जाएगा पता। सेकंड है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का भी सेल्स टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट क्या होता है, आपने आज सेल्स की है,
आज आपने इस बंदे को 1 लाख रुपए की उधार के ऊपर सामान बेच दिया, इसको आज मैंने सेल्स की हैं, इसको मैं इनवॉइस कितने की दूंगा, 1 लाख रुपए की। इसने कहा ठीक है मैं आपको 40 दिन में पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे पैसों की नीड आ गई, मैंने कहा यार पेमेंट दे दे। इसने कहा यार मेरे पास अभी सिर्फ 95,000 है। मैं कहा ठीक है यार 95 दे, 500 दे, मैंने माफ़ किए। ये क्या है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये टैक्स में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज पहला कंडीशन क्या है, डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट क्या इनवॉइस में मेंशन है? नहीं ना, इसलिए इसका टैक्स में ट्रीटमेंट नहीं होता। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है, इनवॉइस पे लिखा हो और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो डिस्काउंट अलाउ होगा, अदरवाइज डिस्काउंट कभी भी अलाउ नहीं होगा। अर्ली पेमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट आपको नहीं मिलता और रिटेल आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। तो ये सारी कंसेप्चुअल बातें हैं, लेके चलनी है। न्यूमेरिकल्स में डिस्काउंट की एडजस्टमेंट लाजमी होगी, न्यूमेरिकल्स में डिस्काउंट की एडजस्टमेंट लाजमी होगी। ज़रा वो पास्ट पेपर में दिखाइएगा अभी 1 मिनट, जो हम स्प्रिंग 24 और ऑटम 24 का पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में परचेजेस के ऊपर उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, रिटेल प्राइस के ऊपर। उसने पॉइंट नंबर 5 के सब पॉइंट बी में डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट गिवन है और इस डिस्काउंट के अच्छे खासे नंबर होंगे। तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं है सेल्स टैक्स में जिसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट ना हो। तो ये डिस्काउंट की एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल में आपको लाजमी आनी है। तो डिस्काउंट क्लियर है। न्यूमेरिकली कैसे ट्रीट करेंगे वो हमें भी समझ लग जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, बट कंडीशंस याद रखनी है। आप सवाल पढ़ रहे हैं, उसने डिस्काउंट गिवन किया, क्या पॉइंट में चाहिए कि भाई इनवॉइस पे मेंशन है और बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक है, अगर नहीं डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। और अगर रिटेल आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट है तो वो भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आप ज़रा आएंगे डेफिनेशन के नीचे जो टेबल बना होगा, ये टेबल इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। ये टेबल क्या है, आपके इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो गिवन होगा, आपने सिनेरियो पढ़ के डिटर्मिन करना है कि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। आपको पेपर में इंडिपेंडेंट सिनेरियो आएगा, आपने सिनेरियो पढ़ के क्या करना है, डिटर्मिन करना है कि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो सबसे पहले है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस है कि भाई रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें बेच रही हैं। अब रोज़मर्रा की चीज़ों में वैल्यू सप्लाई क्या होगी, तो नॉर्मल जो आपकी वैल्यू सप्लाई है, मतलब आप कोई प्रोडक्ट ए बेचते हैं, उसकी जो कीमत आपको वसूल होती है, जो ओपन मार्केट प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है, वही क्या कंसीडर होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। क्या कंसीडर होगी, जो ओपन चीज़, मतलब आज ये मार्कर है, दुकान खोली है, मार्कर बेच रहा हूँ, ये जो मार्केट कीमत है मार्केट में आज, वही मेरी क्या है, वैल्यू सप्लाई है। क्लियर है ये। सेकंड कंडीशन है कंसिडरेशन रिसीव्ड पार्टली या फुली इन काइंड। इसका मतलब क्या है, मार्कर दिया, बदले में डस्टर ले लिया, पैसा तो नहीं आया ना, उसका डस्टर गया, मेरा मार्कर गया, एक्सचेंज हुआ। अब उसने भी सेल रिकॉर्ड करनी है, मैंने भी सेल रिकॉर्ड करनी है। आप अक्सर देखते होंगे, आपने मोबाइल बाय करना है, मोबाइल खरीदने जाएंगे, अब अपना ओल्ड मोबाइल दे के आएंगे, साथ कुछ कैश दे के आएंगे। अब जिसने सेल्स की है वो कैसे सेल को रिकॉर्ड करेगा कि आपने कैश कितना दिया है प्लस जो आपने ओल्ड मोबाइल दिया है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, क्या मार्केट वैल्यू। तो यही चीज़ इसमें अप्लाई होगी कि अगर आप की ट्रांजैक्शन पार्टली इन काइंड है, मतलब कुछ एसेट्स दे रहे हो और कुछ पैसे दे रहे हो, तो जो एसेट्स दिए जा रहे हैं उसकी क्या लेंगे हम, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू प्लस कैश इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू प्लस कैश इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई हम ट्रीट कर रहे होंगे। डन। उसके बाद थर्ड सिनेरियो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेचते हैं तो उसकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी। हमने कल डिस्कस किया था कि आप अगर बाइक लेते हैं, कैश के ऊपर ख़रीदते हैं तो कैश के ऊपर वो मिलती है आपको 1.5 लाख रुपए की। आप उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं
तो आपको मिलती है 1,80,000 रुपये की। अब वैल्यू सप्लाई क्या होनी चाहिए, बिकॉज जो वैल्यू सप्लाई होगी उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। अब देखें इसमें से 1.5 लाख की चीज 1,80 की बेच रहे हैं, ये 30,000 क्या है, क्या है, मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कमीशन, यही है ना। रिमेंबर ये मार्कअप वगैरह हो गया, ये इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। तो इंस्टॉलमेंट वाले केस में भी जो कैश प्राइस होती है वही आपकी क्या होती है, वैल्यू सप्लाई। मतलब हम 1.5 लाख के ऊपर ही टैक्स लगाएंगे, हम कभी भी मार्कअप के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है। उसके बाद है अगला सवाल, अगला पॉइंट है सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएटेड का मतलब है जो एक दूसरे को आपस में जानते हैं, क्लोजली रिलेटेड पर्सन। एक पार्टनर है फर्म का और एक फर्म है। अगर फर्म अपने मालिक को कोई चीज़ बेच रही है, क्या मार्केट प्राइस से बेचेगी? खुद बताएं सोच के। सस्ता बेचेगी? आपकी दुकान है और आपके अब्बू आते सामान लेने के लिए, पैसे लेंगे? लेके दिखाएं ज़रा। चले उनसे फिर भी ले लेंगे। दुकान है आपकी और आपके भाईजान आ गए हैं। देखिए अपना भाई भाई होता है और जो बेगम का भाई वो क्या होता है, भाईजान होता है। आपके भाईजान आए हैं और वो कहते हैं सामान दें, आप उनसे पैसे लेकर दिखाएंगे? भाई आप उनके लिए अपनी कमीज़ उतारेंगे, अपनी कमीज़ से कुर्सी भी साफ़ करेंगे, उनको बिठाएंगे, उनको ठंडी स्टिंग पिलाएंगे, सामान भी देंगे फ्री में, पैसे भी देंगे और घर भी छोड़ के आएंगे। ऐसे है कि नहीं? तो जो एसोसिएटेड पर्सन्स होते हैं ये आपस में क्लोजली रिलेटेड पर्सन है। आप जब इनको सामान बेच रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप उनको मार्केट टर्म्स पर सामान ही नहीं बेचेंगे। आपकी दुकान है, दोस्त आएगा क्या पैसे देगा? ना आप लेंगे ना पैसे देगा वो, उसने देने नहीं है, आपको पता है इसको मांग के मैंने शर्मिंदा ही होना है क्योंकि दोस्त है, सांप पाल रहा हूँ। दो सांप होते हैं कि नहीं होते? पैसे लेके वापस नहीं करते आज तक, और हमें शर्म आती है कि इससे पैसे मांगना, ये है ही कंगला बेरोजगार आदमी। तो उसको खिला भी रहे होते हैं साथ साथ और सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये आपस में क्या है, एसोसिएटेड पर्सन है। वो कहते हैं भाई तुम्हारा रिश्तेदार है, हमें इससे क्या है, तुम्हारी बेगम का भाई है, मेरी कौन सी बेगम का भाई है, तुम डिस्काउंट दे रहे हो, तुम्हारा मसला, हमें इससे क्या है। शहबाज शरीफ की बेगम का भाई नहीं है, तुम्हारी बेगम का भाई है, तो हमें टैक्स क्या चाहिए, पूरा चाहिए। तो कहते हैं अगर आप एसोसिएटेड पर्सन में सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी कि नॉर्मल रूल के नॉर्मल आप वैल्यू क्या चार्ज करते हैं और ओपन मार्केट प्राइस, मार्केट में कीमत क्या है, जो इसमें से हाईएस्ट अमाउंट होगी वही क्या की जाएगी, आपकी वैल्यू सप्लाई चार्ज की जा रही होगी। अब बेशक अब आप उनको सस्ता बेचें, आप बेशक उनको फ्री में बेचें, आप उनको बेशक वट जो भी कीमत बेचें। कहेंगे हाँ भाई ये किसको दिया है एसी, जी दोस्त को दिया है, तो ठीक है आइए साइड दे। क्या कीमत है मार्केट में, नॉर्मल कितने का बेचते हो, जो हाईएस्ट अमाउंट होगी वो क्या करेंगे, उसके ऊपर ही टैक्स ले रहे होंगे। क्लियर है, ये भी पॉइंट पेपर में लाजमी आता है। तो ये रूल्स याद रखने आपने, इसमें क्रैमिंग कुछ नहीं है, इसमें रट्टा कुछ नहीं है, ये रूल्स याद रखने हैं। टेबल इसलिए बना के दी है कि ये सिनेरियो है, ये इसका रूल है, ये सिनेरियो है, ये इसका रूल है। अगला है इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था एक्चुअल वैल्यू और एफबीआर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो जो कस्टम ने वैल्यू बता दी है ना वही होगी। हाँ उससे ऊपर आप बता रहे हैं ओके, लेकिन मिनिमम कौन सी होगी, जो कस्टम वालों ने वैल्यू बताई है। उसके बाद है इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द वैल्यू इज अंडर डिक्लेयर इन द टैक्स इनवॉइस। ये होता है खासतौर पर ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये प्लांट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, मशीन इंपोर्ट करते हैं। अब एक मशीन इंपोर्ट किया, उसका पाकिस्तान में कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो मशीन ही पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई है। अब कोई रेफरेंस नहीं है कि क्या है क्या नहीं है इसकी। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसकी प्राइस $40,000 है। ये कि जी मैंने तो यूज़ मशीन मंगवाई है, कितने की है ये, 2 करोड़ की। उसका शक्ल देखेंगे यार लग रही है 2 करोड़ की, कहेंगे भाई है नहीं पाकिस्तान में, जाए कीमत लगवा ले मार्केट में। जाते हैं मार्केट में मशीन ही नहीं है वो ऐसी कोई, तो क्या करेंगे। उनको ये तो पता लग गया कि भाई ये 2 करोड़ की मशीन तो है नहीं। अब उनको अगर लग रहा है पता कि इस बंदे ने अंडर इन्वेस्टिंग की है
या सही वैल्यू नहीं बता रहा तो क्या करेंगे, वो वैल्यूएशन कमेटी को बिठा देंगे, जिसमें ट्रेड मतलब जो रेलेवेंट फील्ड होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बंदे पकड़ेंगे, डिपार्टमेंट के बंदे आएंगे, कहेंगे भाई ये मशीन है, ये इसकी हालत है, डिटर्मिन करो क्या वैल्यू है। फिर जो वैल्यूएशन कमेटी बैठेगी, जो वैल्यू डिटर्मिन करके देगी, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई होगी। जैसे पाकिस्तान में 2017-2018 तक ना कोई कानून नहीं था ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो लोगों ने टेस्ला इंपोर्ट करके 20 लाख की लिखवाई थी। अब वो कैसे पकड़ेंगे, है ही नहीं। हमारे यहाँ में हैरान थी, वहाँ से क्या आ रही है, टेस्ला आ रही है, तो 20 लाख की, वो उनको माननी पड़ी थी। फिर बाद में कानून पास हुआ कि भाई ईवी के लिए भी ये हमने रूल निकाला है। तो ऐसे क्या करते हैं वो, अगर उन्हें शक पड़ जाए कि कोई वैल्यूएशन कमेटी, कोई आपने अंडर वैल्यू की है, कमेटी बिठाएंगे, फिर कमेटी जो वैल्यू कह देगी वही आपकी वैल्यू कंसीडर होगी, और उसके ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन। हमने कल बात की थी टॉल मैन्युफैक्चर की। क्या होता है, जो किसी के बिहाफ पे काम करके दे रहा होता है। जैसे वो हमने कल बात की थी डाई वगैरह करता है कपड़े, वो क्या है, टॉल मैन्युफैक्चर है। जैसे आप लोग जो है इसके दिन आते हैं मार्केट में तो शॉपिंग करके आते हैं, मतलब फीमेल्स दुकानों में जाती हैं, पूरी दुकान का तबाह बर्बाद करती हैं, सारे सूट निकाल के बाहर फेंकती हैं। एक सूट पसंद आता है, वो घर लेके आती हैं, घर आके मूड स्विंग्स होते हैं, जी हमें इसका दुपट्टा पसंद नहीं आया। फिर क्या करती हैं, हमें भेजती हैं, जाए इसको रंग लगा के आए, उसको डाई करवा के लेके आए। मतलब पहले पूरी 2-3 दिन की R&D करके दुकान नीचे उतरवाई है, एक सूट पसंद किया, मालिक रोने वाला हो जाता है कि बाजी 8,000 का सूट है, देख भी आती 2,000 रुपये बारगेन करके। क्या करे, उसने बीवी बच्चे पालने, पेट पालना है, रेंट देना होता है, वो बेच देता है। वो लाने के बाद जी पसंद का सूट लेके आए, जी पसंद नहीं आया, इसका दुपट्टा मैच नहीं कर रहा। अब क्या जाएंगे कि जी डाई करवाने के लिए। अब जो डाई करके दे रहा है वो कौन है, टॉल मैन्युफैक्चर। ना उसका दुपट्टा है, ना उसका रंग है, आपने कहा उसका रंग करके दे दिया, लेकिन वो रंगने के पैसे चार्ज करेगा। जो टॉल मैन्युफैक्चर आपको अपना काम करने के पैसे चार्ज कर रहा होता है, वो उसके लिए क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कि ठीक है मैं आपको ये बुक पब्लिश करके दे दूंगा, पर बुक 150 रुपया लूंगा। जो 150 रुपया ले रहा है पर बुक, ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब आप जितने रुपए की वैल्यू एडिशन करेंगे वही क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है। उसके बाद ये जो अगले पॉइंट है ना, यहाँ तक की जो हमने पॉइंट पढ़े हैं ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं। मगर अब बताऊं तो पहला सिनेरियो नॉर्मल केस वाला, ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, इसको हाईलाइट कर लें, ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, इसको स्टार कर लें। पॉइंट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स में आता है, इसको स्टार कर लें। पॉइंट नंबर 3 न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे सवाल में गिवन भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो सप्लाई का पार्ट 1 है उसमें उसने मार्कअप गिवन किया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल में आता है। सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन भी न्यूमेरिकल में आता है। ये 4 तो आपको पास पेपर में फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल में टेस्टेड मिलेंगे। उसके अलावा ये जो है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन, टॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो पता होना चाहिए। अब जो अगले हम 3 पढ़ने लगे हैं ना, ये रीड ओनली हैं आपके, ये न्यूमेरिकली नहीं आएंगे। ये क्या है, रीड ओनली। अगर आए किस्मत बहुत ही बुरी तो थ्योरेटिकली आएंगे। अब ये है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा। ये जो वापडा बिजली बेच रहा है, या जो IPPs हैं, प्राइवेट इदारे जो खोले हैं, ये बिजली बेच रही हैं, वो भी बिजली बेच रही हैं, हुकूमत खरीद रही है, तो उनकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, जो उनकी एनर्जी परचेज प्राइस है कि गवर्नमेंट या वापडा इन IPP से कितने रुपए की बिजली खरीद रहा है, वो जितने रुपए की पर यूनिट बिजली खरीद रहा होगा वही क्या है, वैल्यू सप्लाई है। इसमें जो प्रीमियम वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं होती। जो नॉर्मल जो रॉ प्राइस होती है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एनर्जी प्राइस, बोनस वगैरह, वो लेस करवा के। फिर सेकंड है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये वो जिनसे हम ले रहे हैं। SNCGPL की बात हो रही है, लेस्को की, वापडा की, गैपको की, जिनसे हम बिजली ले रहे हैं, जो घरों को सप्लाई कर रहे हैं। जाके कभी अपने घरों का बिजली का बिल देखिएगा, गैस का बिल देखिएगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, लिखा होता है सेल्स टैक्स इतने रुपीज़। वो किसके ऊपर चार्ज हो रहा है, एक वैल्यू के ऊपर। वो जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें क्या कुछ शामिल होता है, प्राइस ऑफ यूनिट, उसके अलावा जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं वो,
उसके अलावा दूसरी फ़ी पीटीवी फ़ी होती है, उसके अलावा आपके अलावा दूसरे सर चार्जेस सारे कुछ डाल के जो बिल की अमाउंट आती है उसके ऊपर क्या किया जाता है, आपका सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। हाँ, जो फ़ाइन और पेनल्टीज़ होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट सर चार्ज होते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होते। तो घर जाइएगा, बिजली का बिल देखिएगा या गैस का बिल देखिएगा, देखिए किस अमाउंट के ऊपर सेल टैक्स चार्ज हुआ है। वो जो इस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया गया होगा वो क्या है, वैल्यू सप्लाई है। उसमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, लेट पेमेंट सरचार्ज, सब्सिडीज़ ये शामिल नहीं होंगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है बिल की उसमें शामिल होगी। और तीसरा है सप्लाई ऑफ यूज व्हीकल आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑन विच सेल्स टैक्स हैज़ ऑलरेडी बी पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। ये बात हो रही है यूज व्हीकल की। फॉर एग्जांपल, आपकी एक दुकान है मैकेनिक की, आपने मेहरान खरीदी 4 लाख रुपए की, उसको मॉडिफाई करके आपने उसके दरवाजे ऊपर खोल दिए, आपने कहीं मिनी लैम्बोर्गिनी है, निकाल दी है, 4 लाख के लिए, गेट ऊपर खोले, 8 लाख की बेच दी। अब 8 की बेची, कितने की ली थी, कितने का प्रॉफिट कमाया है, ये 4 लाख रुपया की आपकी वैल्यू सप्लाई। या कहेंगे ठीक है टैक्स दो। नॉर्मली ये है, ये जो है जापानी गाड़ियाँ मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आपको पता भी होगा, ये गाड़ियाँ एक्सीडेंटल मंगवाते हैं, लगी होती हैं, ख़राब होती हैं, एयरबैग्स खुले हैं, बम्पर्स टूटे हैं। तो जैसे मीरा जो है एज ऑफ नाउ भी 12 लाख रुपए की इंपोर्ट होती है, बहुत सस्ती इंपोर्ट होती है, कोई महंगी नहीं है। कस्टम वगैरह पे कर करा के भी कोई अच्छी हालत की गाड़ी भी 15 लाख की पड़ती है। उसके बाद उसको लेके आते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको करा करू के 30 लाख की बेच रहे हैं। ये डॉलर रेट बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है। अब 15 की ली, 2 लाख का कराया रिपेयरिंग का, 30 लाख की बेच दी, कितना प्रॉफिट कमाया, 13 लाख। वो कहते हैं भाई जो आपने प्रॉफिट कमाया 13 लाख रुपए का, ये आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इस पर क्या करना है आपने, हमें टैक्स पे करना है। टोयोटा की बात करते हैं, वो कभी भी क्रूज़र यहाँ बना के नहीं बेचता। उन्होंने क्या किए हैं, जापान से क्रूज़र खरीदे हैं, ठीक है, साफ सूफ किया है, नाम लगाया जी पाकिस्तान की टोयोटा का, अब क्या कर रहे हैं, बेचने। अब उन्होंने साहिब अगर 3 करोड़ का लिया होगा, 4 का बेच रहे हैं, वो जो करोड़ का उनको डिफरेंस आ रहा है वो उनकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। तो ये भी क्या है, आपकी रीड ओनली है। और आखिरी है रिटेलर्स, ये हम डिस्कस करेंगे कि जो रिटेल चीज़ें होती हैं थर्ड स्केड्यूल की, इसकी कीमत क्या है, जो मैन्युफैक्चरर तय कर दे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कंसीडर हो रही होगी। अब इससे रिलेटेड ना ये सवाल जो है हम करते हैं, आप ज़रा इसको जल्दी से टेबल को एक दफ़ा पढ़ लें, इसको रिवाइज़ कर लें। अब इससे रिलेटेड 8 नंबर का सवाल आया हुआ है स्प्रिंग 2022 में। देखते हैं कि ये सवाल का जवाब हमने किस तरह देना था। एक दफ़ा जल्दी टेबल पढ़ लें ताकि आपके सिनेरियो रिवाइज़ हो जाए। इसमें कोई सवाल है तो मेरे से पूछिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं स्प्रिंग 2022 के क्वेश्चन को। पढ़ ले।
जी पढ़ लिए, पढ़ लिए। अब इसमें से ये लेटेस्ट क्वेश्चन है रिसेंट अटेम्प्ट में से स्प्रिंग 2022 का, कितने मार्क्स का आया है। अब पहले हम देखते हैं कि इस अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस क्या थी। स्लाइड नंबर 42 याद रखिएगा, मैं भूल लूँगा वरना। ये क्वेश्चन था जी हमारे पास स्प्रिंग 2022, क्वेश्चन नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर ही बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं इंडिपेंडेंटली। कितने परसेंट है? 15%। 15% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में से पासिंग मार्क्स ले चुके हैं। सवाल कौन सा है? स्प्रिंग 2022 का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या था। 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का मतलब है पासिंग कितने चाहिए आपको? 4। हालात आपके सामने है कि सवाल है क्या और करना कैसे है। अभी आपने नोट्स बिल्कुल नहीं देख रहे, उल्टा कर दें। आपने पढ़ा है अभी आपने याद भी नहीं किया होगा, डिस्कस ही किया ना। सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके ख्याल से क्या है और क्या नहीं। एक आपने ना अब चीज़ हैबिट अडॉप्ट करनी है थ्रू आउट द कैफ। चाहे पेपर न्यूमेरिकल है चाहे पेपर थ्योरेटिकल है, हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। क्या करना है? रिक्वायरमेंट। कभी भी याद स्टार्ट नहीं करना वरना पाप लगेगा, जहन्नम मिलेगी। कहाँ से करना है आपने? हमेशा रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट क्या है तो पढ़े। इन द लाइट, ये लाइट टॉर्च वाली नहीं है। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत एंड रूल्स मेड देयर अंडर, और जो इसके रूल्स हैं, स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या बताना है? क्या बताना है? कैलकुलेट करनी है कि अंग्रेजी में बताना है? पहले तो ये बताएं। स्टेट का मतलब क्या होता है? अमाउंट लिख के बतानी है कि ये वैल्यू है इस वजह से। आपको नंबर भी बताना है और अंग्रेजी भी बतानी है। चार्जेबल टू टैक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022, किस महीने के लिए? फरवरी। ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर योर ट्रीटमेंट। उसने बकायदा इस चीज को कंफर्म करने के लिए कहा है कि भाई रीजन भी बताओ। इसका मतलब वो आपसे नंबर पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन के आंसर में मेजोरिटी बच्चों ने वैल्यू की अमाउंट ही नहीं लिखी थी। आपके जब बुक आएगी देखिएगा, इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में मेजोरिटी बच्चों ने अमाउंट लिखी नहीं है। सिंपल क्या करके लिख के आ गए हैं? रीजंस लिख के आ गए हैं। उसने मार्क्स नहीं दिए। उसने अमाउंट भी मांगी थी और रीजन भी मांगी थी। फिर सेकेंडली उसने किस मंथ के लिए मांगा है? फरवरी। आपने सिर्फ फरवरी की हद तक ही बताना है। माइट भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो जो मार्च की हो, अगस्त की हो, दिसंबर की हो, वो नहीं। आपने सिर्फ किसके लिए बताना है? फरवरी के लिए। तो दिखने में बड़ी आसान लगती है रिक्वायरमेंट, पेपर में आप फोकस करते नहीं है कि उसने पूछा क्या है, बताना क्या है। पेपर क्या हो जाता है आपका? फेल हो जाता है। और ये हमने डिस्कस किया था डे 1 के ऊपर कि एग्जामिनर यही कह रहा है कि भाई मैं पूछता कुछ हूँ, बताते मुझे कुछ है। और ये वो सवाल है जिसमें सिर्फ 15% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं। और इस अटेम्प्ट में स्प्रिंग 22 की 9000 प्लस बच्चों ने टेक्स्ट का पेपर अटेम्प्ट किया था। 9100 समथिंग बच्चे थे। और ये वही अटेम्प्ट है जिसमें स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था मेरी। उसने इस अटेम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट लिया था। और उस अटेम्प्ट के उस सवाल में आपके सामने हालात ये हैं कि इस क्वेश्चन में से कितने बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं? 15। रीज़न आपके सामने है। अब सवाल पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट समझ आ गई? क्या करना है? स्टेट मतलब अमाउंट कंप्यूट करनी है और उसके साथ रीजन भी बतानी है। कंप्यूटेशन भी है और रीजन भी है। 8 नंबर का है, आप देखते हैं। कहता है जी फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022। ओके, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 8 लाख वर सोल्ड टू वन ऑफ द डीलर। आपने कितने गुड्स बेची हैं? 8 लाख की। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ 20% रेट डिस्काउंट। क्या मतलब है कि ये 8 लाख रुपया 20% डिस्काउंट कटने के बाद है। देखिए जहां नेट ऑफ का वर्ड आ गया, ये चीज लिखने भूलनी कभी भी नहीं। अकाउंटिंग है, टैक्स है, न्यूमेरिकल्स, कोई भी सब्जेक्ट है, जहां पे भी वर्ड नेट ऑफ का लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब वो डिस्काउंट कटने के बाद की अमाउंट है। तो ये जो है 8 लाख रुपया ये डिस्काउंट कटने के बाद है। वो कह रहा है कि ये 20% डिस्काउंट है दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट टर्म्स, मार्केट के टर्म्स के मुताबिक है कि हम हर एक को कितना डिस्काउंट देते हैं 20%। बट द डिस्काउंटेड प्राइस वाज नॉट शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस, लेकिन हमने ये डिस्काउंट की कीमत टैक्स इनवॉइस के ऊपर नहीं लिखी। अभी हमने पढ़ा है डिस्काउंट क्लेम करने की दो कंडीशंस हैं। क्या? नंबर 1 इनवॉइस में मेंशन हो, नंबर 2 बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक तो है, लेकिन ये इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं है। तो क्या 8 लाख को सप्लाई मानेंगे? हम कहेंगे भाईजान 8 लाख सप्लाई नहीं होगी। नहीं का रीजन लग गया पता क्यों? बिकॉज इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं है। अब वैल्यू सप्लाई क्या होगी वो हमने डिटरमिन करनी है। रीजन क्या है कि ये वैल्यू, ये अमाउंट डिस्काउंट की इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं है। अब वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए उसने हमें वैल्यू कितनी गिवन की है 8 लाख रुपया। ये उसने कहा ये नेट ऑफ है 20% कटने के बाद है। तो किसको शो कर रही है ये 80% को। आप इसको डिवाइड कर दें 0.8 के ऊपर, आपके पास आ जाएगी 100% अमाउंट कितनी, दैट इज 1 मिलियन। तो आपकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी 1 मिलियन होगी। और ये 1 मिलियन इसलिए है बिकॉज जो डिस्काउंटेड अमाउंट थी वो उसने इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं की। इसे क्या करना चाहिए था, इसकी जो इनवॉइस थी इसको इसके ऊपर लिखना चाहिए था कि भाई हमारी वैल्यू जो है वो कितनी है 1 मिलियन है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम 20%, वो लेस करवाता 2 लाख रुपए का, और फिर कितना लिखता 8 लाख लिखता, और इसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज करता। इसने इस इनवॉइस के ऊपर ये चीज़ लिखी ही नहीं। जब ये लिखी ही नहीं तो अब हमारी सेल कितनी कंसीडर होगी 1 मिलियन कंसीडर होगी, 8 लाख कंसीडर नहीं होगी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स पूरे होते हैं आपके। फिर अगला है टैक्सेबल गुड्स ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग। क्या कह रहा है 15 लाख की गुड्स आपने बिजनेस में टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या की है, इस्तेमाल की है। होता है, करते भी हैं। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड। इस 15 लाख में से 40% गुड्स ऐसी हैं जो आप खरीद के लेके आए हैं। जो खरीद के लेके आए हैं भाई उसका जो टैक्स पे किया है वो तो हमें पता है वो हमारी सप्लाई है ही नहीं, वो तो खरीदी है, टैक्स पे किया है, वो मेरा क्या है इनपुट टैक्स। 60% गुड्स जो हैं उसने क्या कहा है ऑन मैन्युफैक्चर्ड। जल्दी से ज़रा सप्लाई के डेफिनेशन पे जाएं और पहला पॉइंट पढ़ें वो क्या था जो हमने कल जिसके ऊपर बड़ी तफसीलन डिस्कशन की है। ज़रा खोलें सप्लाई के डेफिनेशन और पहला पॉइंट पढ़ें। हमने कल क्या डिस्कस किया था, ये था पहला पॉइंट। ये किसके लिए था, क्या था, पुटिंग इनटू प्राइवेट यूज क्या होती है सप्लाई। बिजनेस यूज के लिए भी गुड्स का इस्तेमाल करना क्या है सप्लाई है। यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर है, उसने खुद लिखा है ये आपने गुड्स खुद बनाई है। जब आपने गुड्स खुद बनाई हैं तो आप कौन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। अब चूंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं और ये गुड्स का उसने कहा है कि मैं इंटरनल टेस्टिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये जो गुड्स बिजनेस में ही इस्तेमाल कर रहे हैं खुद बना के, तो क्या सप्लाई नहीं है, सप्लाई है। अब चूंकि ये सप्लाई है, ये आ जाएंगे भाई ये जो आपने गुड्स बनाई है गुड्स कहाँ पे गई हैं, जी सर वो तो खुद इस्तेमाल कर ली है, ओके टैक्स दो। क्यों, आप मैन्युफैक्चरर हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितने की गुड्स थी, कितनी गुड्स ली हैं हमने 1.5 मिलियन की। इसमें से खुद की जो खुद प्रोड्यूस की हैं वो गुड्स कितनी थी 60%। कितना बनता है, तो ये 9 लाख रुपया आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। आप इस 9 लाख के ऊपर लगाएंगे 18%, क्या जवाब आता है,
16,200 के 162, ये टैक्स बनता है। आप ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे बिकॉज ये आपका कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स क्यों है, बिकॉज ये आपकी सप्लाई है। और सप्लाई क्यों है, हमने पढ़ा है कि अगर मैन्युफैक्चरर खुद गुड्स इस्तेमाल कर ले, बिजनेस यूज में गुड्स ले जाए या नॉन बिजनेस यूज में गुड्स ले जाए, वो सप्लाई बनती है। तो ये मैन्युफैक्चरर है, बता दिया। गुड्स बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है तो बेशक गुड्स बिजनेस में इस्तेमाल हुई हैं, ये सप्लाई बनेगी। गवर्नमेंट को 1,62,000 रुपया इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। अगला पॉइंट आते हैं, एडवांस ऑफ रुपीज 6 लाख वॉज रिसीव्ड फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन अप्रैल। सेल्स टैक्स में एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एडवांस हमें मिला है फरवरी में, गुड्स कब मिल जानी है, जिस महीने गुड्स जाएंगी उस महीने की सप्लाई होगी। हम किस महीने की बात कर रहे हैं, इस महीने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल। अभी हमने बात की थी रिटेल आइटम्स की, हम कहते हैं थर्ड स्केड्यूल को रिटेल आइटम्स। उसने क्या है जी, 1000 यूनिट्स हैं थर्ड स्केड्यूल के, वो आपने कितने के बेच दिए हैं, 5000 के। हालांकि उनकी रिटेल प्राइस कितनी है, 6000 की। अभी बताया आपको, ये नोट में लिखा भी हुआ है कि डिस्काउंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर थर्ड स्केड्यूल आइटम। इसका मतलब जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती हैं वो हमेशा रिटेल प्राइस पे ही बिकती हैं। 6000 है, 6000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ऑल्दो मैंने 5000 बेची है, वो उसको नहीं मानेंगे। तो क्यों, बिकॉज ये कौन सी आइटम्स हैं, रिटेल आइटम्स हैं, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं। क्लियर है। फिर है न्यू पार्ट्स ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। ये हम आगे आके डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को भी स्टार कीजिएगा, नोट्स में लिखा होगा। आगे आके डिस्कस करेंगे कि जो अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट होती है वो सप्लाई नहीं होती। अंडर वारंटी के अंदर जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है वो सप्लाई नहीं होती। आप एसी लेके आए हैं, आपको एसी की वारंटी मिली 5 साल की, एसी इंस्टॉल किया, जल गया कंप्रेसर, कंपनी की कॉल की, कंपनी वाले आए, उन्होंने फ्री में आपका कंप्रेसर लगा दिया, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ऐसे ही है। और आपका एसी ठीक क्यों हुआ है, वारंटी में। तो जो अंडर वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ पे बात हो रही है फ्री रिप्लेसमेंट की। अगर अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट हो लेकिन आपसे पैसे चार्ज किए जाएं, उसकी बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, फ्री रिप्लेसमेंट की। जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, तो इसकी वैल्यू सप्लाई कोई नहीं होगी। और आखिरी है, टैक्सेबल गुड्स आपने बेची हैं 4 लाख रुपए की, वर सोल्ड एट अ क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10। मतलब आप 10 दिनों में पेमेंट कर दो, हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज, कस्टमर ने 10 दिनों में ही पेमेंट कर दिया है और 2% डिस्काउंट भी ले लिया। ये है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अभी क्या पढ़ा था, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों, अभी लिखिए रीजन कि डिस्काउंट के लिए 2 चीजें लाजमी है। नंबर 1, इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो। नंबर 2, बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक हो। क्या ये वाला डिस्काउंट मेंशन होता है इनवॉइस के ऊपर? नहीं। जब हमने सेल्स की, हमने 4 लाख की ही वैल्यू लिखी थी, तो ये तो मेंशन ही इनवॉइस के ऊपर। जब ये मेंशन ही नहीं इनवॉइस के ऊपर, तो ये डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इस केस में वैल्यू सप्लाई कितनी होगी, 4 लाख ही कंसीडर होगी। ये आपके सामने सवाल है, 8 नंबर का सवाल है। 15% स्टूडेंट इसमें से पासिंग मार्क्स ले चुके हैं और इस अटेम्प्ट में 9000 प्लस बच्चा टैक्स में अपेयर हुआ था। और 15% का मतलब है तकरीबन 1300 बच्चे के इस 8 में से 4 नंबर आए। ये आपके सामने सवाल है। आप इसका सोल्यूशन देखेंगे भी तो यही आपने इस तरह लिखना था, वैल्यू और रीज़न। क्या ये मुश्किल सवाल था? आपके सामने है कि सेल्स टैक्स की थ्योरी किस तरह से है। आप इसके सोल्यूशन को देख भी सकते हैं। अगर क्लियर है, ये सवाल समझ आया है, तो आगे चलते हैं। बताएं, क्लियर है? हम डिस्कस डिटेल में करेंगे मंडे को। रिटेल आइटम्स होती हैं, इनके ऊपर कीमत प्रिंट होती है, उन्हें कहते हैं। मंडे को तफसील डिस्कस करेंगे। ये जो आप लेस खाते हो,
कुरकुरे खाते हो सारे थर्ड स्केजूल आइटम्स हैं। अगर वो आपने लेस खाई है 20 रुपये की तो उसके ऊपर टैक्स तो 3.5 रुपये का था, गवर्नमेंट को 3.5 रुपये जाते हैं, वो कभी भी 3.5 रुपये 3 रुपये नहीं हो सकते। मंडे को तो सील में डिस्कस करेंगे क्या होती है, एक दिन के लिए अभी होल्ड कर लें इसको। एक और सवाल देखें, स्प्रिंग 2011 स्प्रिंग 2022 सप्लाई में से मोस्टली क्वेश्चन जो पूछता है ना वो स्प्रिंग के अटेम्प्ट में पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकली तो आनी है, अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाया, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट है, एसोसिएट्स की एडजस्टमेंट है, मार्कअप की एडजस्टमेंट, न्यूमेरिकली तो ये आनी है, हमेशा आनी है। थ्योरेटिकली स्प्रिंग की अटेम्प्ट में पास्ट पेपर्स में ये टेस्ट किया उसने। आपकी अटेम्प्ट कौन सी है? तो इशारे काफ़ी है समझदार के लिए कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सवाल देखते हैं, कहता है जी समद कॉरपोरेशन सप्लाइज स्पेशलाइज्ड मटेरियल, नहीं सवाल ही बहुत पुराना है स्प्रिंग 11 का। जिस वक्त आप समद कॉरपोरेशन सप्लाई स्पेशलाइज्ड मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल concerns. The company has entered into following transactions during the month of February 2011. Supply of material costing rupees 3 million to AB Limited. कितने का भेजा मटीरियल? 3 मिलियन का, 30 लाख का। It has been agreed that ABL would settle the transaction by paying रुपीज़ 1.5 मिलियन इन कैश। क्या एग्रीमेंट हुआ है कि हम तुम्हें 3 मिलियन का सामान दे रहे हैं 30 लाख का, तुम हमें 15 लाख रुपया क्या करोगे, कैश में पे करोगे, और जो बैलेंस अमाउंट है जो रिमेनिंग रह गया है वो तुम हमें अपना इंपोर्ट कोटा दे दो, हम तुम्हारे कोटे पे इंपोर्ट कर लेंगे, वो हम खुद ही एडजस्ट करवा लेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज़ 3.5 मिलियन। तो पहली बात है ये बात वो हो गई है, कंसिडरेशन पार्टली इन काइंड इन कैश वाली। अब इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? देखिए आपको भी रूल लिखवाया था कि सबसे पहले हम देखते हैं ओपन मार्केट प्राइस कि मार्केट में कीमत क्या है। मार्केट वैल्यू क्या है सप्लाई की? 3.5 ही होगी, मार्केट से कम को ये नहीं मानेंगे। मार्केट सप्लाई क्या है? 3.5 मिलियन। आपने कितने का दिया है? 3 मिलियन का। वो कहते हैं वजह, अगर 3 मिलियन का दे भी रहे हो तो क्या करो, डिस्काउंट करो। डिस्काउंट के लिए क्या कंडीशन है? इनवॉइस, बिजनेस कॉन्फर्मिटी, वो उसने हमें कहीं बताई नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी मार्केट प्राइस है 3.5 मिलियन, वही क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। क्लियर है? सेकंड पे आते हैं, सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएम लिमिटेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 6.8 मिलियन। किसके ऊपर बेचा है? डिस्काउंट करने के बाद 6.8 मिलियन पे, ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशनशिप, उनका आपस में दोस्ती यारी होगी। DML हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% एज अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ 18%। 8% 80 का ये काट दें यार, 18 वाला क्या हुआ है? डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट आप कितना देते हैं? नॉर्मल कितना देते हैं? आपका बिजनेस कन्फर्मिटी क्या है? इसे कितना दे दिए? वजह चलो स्पेशल से साला बना लेंगे उसको, आप उसको यही हो सकता है। स्पेशल रिलेशन है आपका है, हमारा तो नहीं है, आपका साला हमारा थोड़ी है, यही कह सकते हैं ना। कहेंगे भाई क्या ड्रामे कर रहे हो, तुम्हारा आपस में कोई ताल्लुक है, तुम्हारा आपस में रिलेशन है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो आपने अब जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है वो क्या होगा? डिसअलाउ। कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट? तो कैसे निकालेंगे? देखें, आपने ये कितने पे सेल किया है? 6.8 मिलियन पे। किस पे की है? 6.8 पे। और ये 6.8 मिलियन 15% डिस्काउंट के बाद है। तो इसका मतलब ये 6.8 15% डिस्काउंट के बाद है। तो किसको शो कर रहा है? 85% पे।
आप इसको 85 पे डिवाइड करें तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। कितनी बनती है ज़रा बताएं, अगर डिस्काउंट कभी भी ना दिया जाता तो टोटल ग्रोस वैल्यू कितनी बनती है, ज़रा बताएं, शाबाश। कितना? 8 मिलियन। तो कितनी है टोटल? 8 मिलियन। अगर डिस्काउंट ना हो तो कितनी है? 8 मिलियन। अब आपका नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? 8%। तो इस 8 मिलियन का 8% ले लें, कितना आता है? 0.64। ये डिस्काउंट है। सप्लाई 8 मिलियन की हुई, इसमें से 0.64 लेस करवा दे, कितना आएगा? 7 ये आपकी क्या बननी है? वैल्यू सप्लाई बननी है। डन। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, 6.8 को डिवाइड किया 0.85 से, जो आंसर आएगा वो शो करेगा 100% को। इसमें से डिस्काउंट लेस करना है आपने 8%। ऐसे ही है, आपको चाहिए 92%, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 0.92 से, आंसर कितना आएगा? 7.36। तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जब आप इसको ग्रॉस अप करेंगे, आपने डिस्काउंट ख़त्म किया, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो आपको अलाउ हुआ, तो वैल्यू कितनी होगी डिस्काउंटेड? अब 7.36, ये आपकी क्या बनेगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई बन रही होगी। क्लियर है ये वाला? फिर थर्ड है सप्लाई ऑफ 20 टन्स ऑफ मटेरियल falling under third schedule to BML at a wholesale price of ₹138। मटीरियल है, इसमें फॉल कर रहा है थर्ड स्केड्यूल। रिटेल है, रिटेल के लिए लाजमी है वो हमेशा रिटेल की प्राइस के ऊपर ही बिकेगी। आपने कितने में बेच दिया है? 138 पे, हालांकि कीमत क्या है? क्या होगी? 150 ही कंसीडर होगी। क्लियर है? तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इस तरह से हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो ये सिनेरियोज आएंगे, आपने सिनेरियो पढ़ना है और आपने उस सिनेरियो को रिलेट करना है कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से। आप इस डेफिनेशन को भी क्रैम नहीं कर सकते, रट्टा मारेंगे उड़ जाएंगे आप, क्योंकि इसमें क्रैमिंग कुछ है ही नहीं। आपको पॉइंट्स याद हो गए हैं, ठीक है यार। नॉर्मल रूल है ओपन मार्केट प्राइस, कोई भी चीज़ जो है ओपन मार्केट प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले सिनेरियो में अगर देखें, फर्स्ट सिनेरियो में उसने हमें मार्केट प्राइस भी गिवन की है, उसने हमें पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड भी गिवन की है। अब गलती आप क्या कर सकते हैं? यार ठीक है, उसने 3 मिलियन कहा था, 1.5 लाख का कैश आ गया, 1.5 का इस्तेमाल कर लेंगे, 3 कर लेंगे। गलत है। रूल क्या है? हमेशा ओपन मार्केट प्राइस, उससे कम तो हो सकती नहीं है। अगर मार्केट प्राइस से कम कुछ भी करना है, डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट के लिए 2 कंडीशन है, वो क्या फुलफिल करनी है? नंबर 1 इनवॉइस, नंबर 2 बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक। कोई भी चीज़ रह गई तो डिस्काउंट आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये सिनेरियोज हैं, इस तरह से आपने इसको लिखना है। और ये वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे जो अभी हमने देखे हैं, और सप्लाई वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड टॉपिक है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, कि बच्चों को इसका जवाब लिखना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसको ज़रा आपने कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंप्लीट होती है। समझ आई? तो ये सिनेरियो बेस में इंपॉर्टेंट है, रट्टे वाला इसमें कोई सीन नहीं है, कंसेप्ट है। कल हमारा पहला सवाल था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, समझ लग गई, ठीक है। अब उससे 90 टाइम्स आसान कंसेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई। याद है हमें? ये तो लग गया पता कि भाई इस कीमत के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ये लग गया पता। कीमत डिटर्मिन कैसे करनी है समझ लग गई। नॉर्मल केस में ओपन मार्केट प्राइस है, किस्तों वाले केस में क्या था? कैश प्राइस, मार्कअप नहीं आएगा। एसोसिएट्स को सेल कर रहे हो, ओपन मार्केट प्राइस है। अगर वैल्यू सही नहीं बताई वैल्यूएशन कमेटी, इंपोर्ट्स के केस में जो एफबीआर ने वैल्यू कह दी, हमें अब लग गया पता कि भाई कीमत ये होनी चाहिए। सवाल ये है कि टाइम क्या होना चाहिए, किस टाइम पे सप्लाई लगानी है। जो हमने कल सवाल एंड किया था कि आप एडवांस भी पे करते हैं, आपको इनवॉइस भी मिल जाती है, गुड्स आपको पहले कहते हैं गुड्स तैयार हो गई हैं, गुड्स मिलती है आपको बाद है, तो किस डे के ऊपर आपने जो है रेट लगाना है, ये भी है। इसमें से भी रिसेंट ही सवाल आया है और ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है टाइम ऑफ सप्लाई का, हाईली कंसेप्चुअल है।
और आसान है। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई का सबसे पहले नॉर्मल रूल है, वो नॉर्मल रूल कहता है कि भाई आप दो चीज़ों को कंपेयर कर लें। क्या? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड। जो इसमें से अर्लियर डेट है उस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड कर लो, टैक्स पे कर दो। क्या? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, उस डेट के ऊपर आपकी सप्लाई रिकॉर्ड हो जाएगी। ये किसके लिए है? नॉर्मल। जैसे हमने कल बात की थी कि जी एडवांस मैंने पे किया, फॉर एग्जांपल हमने एडवांस पे किया यकम मार्च को, एडवांस पे कर दिया, ठीक है। और सेकंड है हमें कोई यकम अप्रैल को इनवॉइस जो है रसीद मिल गई, 5 मई को गुड्स जो है वो अवेलेबल हो गई थी कि भाई आपका सामान तैयार है, मैंने जाके 8 अगस्त को गुड्स की डिलीवरी ली है। क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगी बताएं भाई? इस रूल के मुताबिक एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए सेल्स टैक्स में एडवांस क्या होगा? इग्नोर। एडवांस क्या होगा? इग्नोर। मुझे आज एडवांस मिला है, मैंने गुड्स 3 महीने बाद बेचनी है, जब बेचूंगा तब ही सप्लाई होगी। एडवांस का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं होता। इनवॉइस का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। रूल क्या है? अवेलेबल और डिलीवर। गुड्स 5 मई को अवेलेबल थी, उसने फ़ोन कर दिया सर सामान तैयार है, मैंने कब लिया? जाके 8 अगस्त को। वो तो मेरा मसला है ना, इसलिए इस डेट को 5 मई को जिसने मुझे गुड्स बेची हैं वो अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर देगा कि भाई 5 तारीख को मैंने इस बंदे को इतने की सेल्स कर दी थी। तो क्यों से रूल है? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। बस ये बात याद रखनी है। लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, इसमें सिर्फ इसको हाईलाइट कर ले, गुड्स डिलीवर और मेड अवेलेबल। इसके अलावा कोई अंग्रेजी याद नहीं करनी, कोई अंग्रेजी याद नहीं करनी। सेकंड है सप्लाई थ्रू हायर परचेज का, इसकी बात हुई थी कल। आप में से किसी ने सवाल किया था ना कि जो इंस्टॉलमेंट बेसिस होती हैं हम किस तारीख के ऊपर रिकॉर्ड करें? किसने सवाल किया था? आपने किया था? आ गया जवाब, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हमें ये लग गया पता कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। पढ़ के आए हैं कि कैश अगर लाख का है, इंस्टॉलमेंट पे 1/20 की है, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। वैल्यू का जवाब मिल गया आपको। अब है किस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे? क्यों? किस्तों पे क्या होता है? एग्रीमेंट आज हो रहा है, एडवांस कल पे करूंगा, गुड्स मुझे परसों मिलेंगी, किस्तें मैं साल की पे करूंगा, साल पूरा हो जाएगा तो चीज मेरी हो जाएगी। तो सप्लाई कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? 1 लाइन, डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या? डेट ऑफ एग्रीमेंट। कहानी सारी खत्म है। किस्त कब पे हो रही है, किस्त पे नहीं हो रही, एडवांस कब दिया है, कब नहीं दिया, गुड्स मिली हैं, गुड्स नहीं मिली, वो कहानी सारी क्या कर दी है? खत्म। जिस तारीख के ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ है, वो जब आपसे वो फॉर्म लिखवा रहा होता है, उसने जो उसके ऊपर डेट लिख दी वही आपकी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई है। चाहे उसके महीने बाद चीज क्यों ना मिली हो आपको, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी आपकी? वो डेट जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ था। क्लियर है? ये क्लियर है? उसके बाद सर्विसेज। सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? भाई जिस दिन सर्विस ली है, आप जिस दिन रेस्टोरेंट में गए हैं, जिस दिन खाना खाया है, उन्होंने आपको सर्विस दी है, जिस डेट के ऊपर सर्विस लेंगे वही क्या होगी? आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। डन। और आखिरी बात है कि अगर आपको पार्टली पेमेंट्स मिल रही हैं या पार्टली सप्लाई मिल रही है, उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट किया कि आपको 1000 गुड्स चाहिए, आप 1000 गुड्स का एग्रीमेंट करके आ गए, एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 1000 गुड्स का। उस बंदे ने आपको 450 गुड्स जो है वो उसने आपको सप्लाई कर दी अगस्त के महीने में, 450 गुड्स जो है उसने आपको सप्लाई कर दी सितंबर के महीने में, और 100 गुड्स जो है वो उसने सप्लाई कर दी आपको अक्टूबर के महीने में। वो कहता है बताएं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? क्या जब 1000 गुड्स का एग्रीमेंट किया था वो होगी? द आंसर इज नो। जिस महीने जितनी गुड्स मिलेंगी
वही क्या है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब अगर अगस्त के महीने में 450 गुड्स मिल गई हैं, हम अगस्त के महीने में 450 को ही क्या करेंगे, सेल रिकॉर्ड करेंगे। डन। अगली हमने कब सेल्स की हैं, सितंबर में 450 की, हम 450 को ही रिकॉर्ड करेंगे। उससे अगली कब हुई है, अक्टूबर में 100 की, हम क्या करेंगे, अक्टूबर में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 1000 की सेल अगर इस तरह टाइम पे फैली हुई है, तो जब जब गुड सप्लाई कर रहे हैं उस महीने में हम क्या करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है, इकट्ठी रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब एग्रीमेंट किया 1000 गुड्स का, वो कहें जी सेल्स रिकॉर्ड कर लो, ऐसे नहीं होगा। मुझे पता है कि मैंने इस महीने 400 देनी है, तो जब 400 डिलीवर करूंगा, ये असूल है, अवेलेबल और डिलीवर। जो गुड अवेलेबल एंड डिलीवर हो गई वही मेरी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। डन। इसमें एक एग्जामिनर में आज तक एक चीज है जो पेपर में पूछी जा सकती है, वो ये है, आपने एग्रीमेंट किया 1000 गुड्स का, एग्रीमेंट कितने किया था, अगस्त के महीने में ये गुड्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। अगस्त के महीने में गुड्स क्या थी, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि टैक्स इसके ऊपर नहीं लगना। सितंबर के महीने में भी क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। तो जाहिर सी बात है, जब उसने आपको, आप एग्रीमेंट करके 1000 गुड्स का, जब उसने आपको 450 गुड्स दी होंगी, गुड्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, कोई टैक्स लिया होगा, नहीं। रिमेनिंग 450 दी, कोई टैक्स लिया होगा, नहीं। आखिरी 100 गुड्स थी, वो अक्टूबर में आनी थी और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाना था। गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, गुड्स क्या हो गई हैं, टैक्सेबल। अब सवाल ये है, गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, टैक्स किस पे लगेगा, 1000 पे। किस पे लगाएंगे, टैक्स वाले कहते हैं हमें क्या चाहिए, पैसा। उनको बस किससे मतलब है, पैसे से। वो कहते हैं कि अगर आपका इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेसिफिकली किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, पार्टली कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कुछ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 गुड्स का, 2000 गुड्स का, जैसा कुछ हिस्सा अभी मिलेगा, कुछ हिस्सा अगले महीने मिलेगा, कुछ हिस्सा उससे अगले महीने मिलेगा। अगर तो वो गुड्स टैक्सेबल है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, जिस महीने जितना हिस्सा मिल रहा है उसको उतना अपनी सप्लाई में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट है, फिर टैक्सेबल हो गई हैं, या पहले टैक्सेबल थी बाद में एग्जेम्प्ट हो गई हैं, तो कहता है जिस महीने वो गुड्स टैक्सेबल होंगी सारी सप्लाई उसी महीने में रिकॉर्ड कर दो। बिकॉज टैक्सेबल होंगी, टैक्स आएगा, और टैक्स किसके पास जाएगा, हुकूमत के पास। वो कहते हैं इस केस में फिर जिस महीने सारी गुड्स टैक्सेबल होंगी उसी महीने में रिकॉर्ड कर लो। इसको रीड करते हैं, कहता है इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई इन अ टैक्स पीरियड। क्या मतलब पार्ट पेमेंट का, क्या आपने एग्रीमेंट आज किया 1000 गुड्स का, 400 अभी देंगे, 500 अगले महीने देंगे, 100 उसके अगले महीने देंगे, ये पार्टली पेमेंट्स हो रही हैं आपकी। तो भाई जिस महीने जितनी गुड्स मिलेंगी उसी को क्या किया जाएगा, सप्लाई रिकॉर्ड किया जाएगा। उसने कह दिया है इट शैल बी अकाउंटेड फॉर इन द रिटर्न फॉर दैट टैक्स पीरियड, कि जिस महीने जितनी गुड्स दोगे उसी महीने उतनी सप्लाई रिकॉर्ड करोगे। कॉन्ट्रैक्ट 1000 का हुआ था, पहले महीने 400 गुड्स बेची हैं, 400 को ही क्या करोगे, सप्लाई रिकॉर्ड करोगे। अगले महीने 500 गुड्स बेची हैं, 500 को क्या करोगे, सप्लाई रिकॉर्ड करोगे। उससे अगले महीने 100 गुड्स बेची हैं, तो क्या करोगे, उस 100 को सप्लाई रिकॉर्ड करोगे। लेकिन आगे वो कहता है कि अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी और वो बाद में टैक्सेबल हो गई है, तो जिस महीने टैक्सेबल हुई है सारी की सारी सप्लाई उसी महीने रिकॉर्ड करोगे। फिर बेशक आपने पहले महीने 400 गुड्स भेजी, एग्जेम्प्ट थी, अगले महीने 500 भेजी, एग्जेम्प्ट थी, आखिरी महीने में 100 गुड्स भेज रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, लेकिन उस महीने वो गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं, तो अब आप अपनी 1000 की सप्लाई शो करोगे, उस पर टैक्स पे करोगे, रिमेनिंग पे नहीं करोगे। तो ये रूल है हमारा किसके लिए, पार्टली इन काइंड्स का रूल है। इसमें से आपके लिए रेलेवेंट एक ही चीज है, वो नॉर्मल रूल। दो बातें, गुड्स अवेलेबल या डिलीवर, विच एवर इज अर्लियर, इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, इसके अलावा कोई चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इस बात से साबित होता है एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये सवाल है ऑटम 2022 का, इसी में से आया है, और इसके भी हम अगर देखें तो इसके पासिंग मार्क्स कितने थे, ऑटम 2022
इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 47% बच्चे जो हैं इसमें से पासिंग मार्क्स लेके बैठे हैं। देखते हैं, और ये 16वीं सवाल जो है वो किस में से आया, आपका टाइम ऑफ सप्लाई में से आया है। कहते हैं फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, आइडेंटिफाई बताना है, डिस्कस द टाइम मंथ के बारे में, कौन सा महीना होगा ऑफ सप्लाई फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, कि किस महीने में हम अपनी क्या करेंगे, सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे। पहला, इन नवंबर 2022 एन एग्रीमेंट वाज मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीन और हायर परचेज वन साइन। किस्तों का एग्रीमेंट है, कब साइन हुआ है, नवंबर में। कहानी यहाँ पे एंड हो गई है। अभी हमने पढ़ा है जो एग्रीमेंट होगा हायर परचेज का, जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है वही क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई। अगली कहानी पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट हुआ नवंबर में, दिसंबर 2022 में मशीन आपने दी है 25% डिस्काउंट डाउन पेमेंट लेके, और 24 महीनों की किस्तों में पेमेंट होगी। तो भाई अब वो रेलेवेंट नहीं है। एग्रीमेंट किस महीने में हुआ था, नवंबर में। तो नवंबर के महीने में क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी। उसने हमसे क्या पूछा है, महीना पूछा है, तो क्या होता है, नवंबर का। फिर दिसंबर 2022 में एडवांस मिला 12 मिलियन का। कब मिला, दिसंबर में एडवांस। अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च। गुड्स कब देनी है, किस महीने टाइम सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे, मार्च में। जिस महीने एडवांस मिला, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जिस महीने गुड्स डिलीवर की जाएंगी उसी महीने क्या होंगी, सप्लाई रिकॉर्ड होंगी। पॉइंट नंबर 3, अ मशीन ऑफ ₹38 मिलियन वॉज परचेज इन जुलाई बट इट वॉज पुट टू यूज इन नवंबर। भाई खरीद के ले आयो, इस्तेमाल की ना कि तुम्हारी मर्जी है। कब सप्लाई रिकॉर्ड होगी, जुलाई में। फिर गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर 2022 की। कब बेची थी, सितंबर 2022 में 7 मिलियन की। बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन हमारे पास स्टोरेज के मसले थे, हमने गुड्स को उसके पास ही रखा। और डिलीवरी कब ली है, जनवरी में। कब सप्लाई रिकॉर्ड होगी, सितंबर में। रूल क्या है, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर विच एवर इज अर्लियर। हमने गुड्स कर दी, आप लेट लेके गए, आपका सर दर्द है, हमारा सर दर्द नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इसके जवाब जो हैं वो लिखने थे। डन। ये टाइम बस बताना कि भाई इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड होनी है। उसने हमसे टाइम पूछा था। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी पेपर में लाजमी आता है। जहाँ पे अगर उसने हायर परचेज गिवन की है वहाँ टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और पेपर में ये एडजस्टमेंट लाजमी होगी न्यूमेरिकल्स में कि एडवांस इस दिन दी है, गुड्स अपने अब ली है, या आपने एडवांस इस दिन पे किया था, गुड्स आपको अब मिल रही हैं। हमने सारा कुछ ये पढ़ा है सेल्स के पर्सपेक्टिव में, यही सारा कुछ परचेज के पर्सपेक्टिव में भी है। एडवांस मैं दे के आया अगस्त के महीने में, गुड्स मैंने लिए हैं जाके नवंबर के महीने में, तो मैं कब इनपुट टैक्स क्लेम करूंगा, नवंबर के महीने में, जो मेरे टाइम ऑफ सप्लाई है। मतलब एक बंदे की सेल्स, दूसरे की क्या है, परचेज है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई एंड होता है। नाउ इंशाल्लाह कल हम मूव करेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा सा फॉर्मेट अपना सीधा करेंगे। उसके बाद कल हम टाइप्स ऑफ सप्लाई देखेंगे कि एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, और जो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कल उसके बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ यू कैन से डेट हमारा कोई 35% सेल्स टैक्स कंप्लीट हो गया आज के दिन, और हम साथ साथ पास पेपर कर रहे हैं जो रेलेवेंट है, एट द एंड भी करेंगे कंप्लीट करने के बाद। बट किसी कंसेप्ट के साथ जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो साथ साथ करवा रहा हूँ। आपके लिए सजेस्टेड यही है कि जो आज पढ़ा है उसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। जो सवाल करवाए हैं बेशक समझ आ गए हैं, इनको लिख के आइएगा, इनको लिख के आइएगा। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग लिखते कैसे हैं। ज़बानी आता है, लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, लिखते कैसे हैं वो कल मैं आपके नोटबुक पे चेक करूँगा कि आप लोग किस तरह से लिख के लेके आए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।